नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय। बच्चों, अपन ने इससे पहले प्लेटो के आदर्श राज, प्लेटो की न्याय न्याय व्यवस्था पर पढ़ा था। आज हम प्लेटो का दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए, उनकी दार्शनिक राजा के बारे में क्या मान्यता रही है, उसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ें। प्लेटो ने अपनी विचारधारा में दार्शनिक राजा के सिद्धांत का प्रतिपादन यूनान के नगर राज्यों में अयोग्य व स्वार्थी राजनीतिज्ञों द्वारा किए गए कार्यों से असंतुष्ट होकर किया था। प्लेटो ने नगर राज्यों की व्यक्तिवाद, अक्षमता, अस्थिरता, राजनीतिक स्वार्थ, बर्ता आदि धारणाओं से, क्योंकि उनमें बहुत सी गलतियां थीं, उससे प्रेरित होकर अपने 7वें पत्र में लिखा था कि मैंने ये देखा है कि समस्त वर्तमान राज्यों का संविधान बुरा है। उसकी संस्थाओं को दोष करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि क्रांतिकारी साधनों और सौभाग्यपूर्ण परिस्थितियों का संयोग नहीं हो। उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दार्शनिक राजा के बारे में विस्तार से बताया है। हमारे नगर राज्यों में तब तक कष्टों का अंत नहीं होगा जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, या इस संसार के राजाओं व राजकुमारों में दर्शन की भावना और सत्ता नहीं होगी। राजनीतिक शक्ति व दार्शनिक बुद्धिमत्ता के संगम पर उन्होंने बल दिया। प्लेटो ने दार्शनिक राजा को शासन करने के कई तरीके बताए। प्लेटो के संपूर्ण दर्शन का सार दार्शनिक राजाओं का शासन है। प्लेटो ने कहा है कि राज्य तभी आदर्श रूप प्राप्त कर सकते हैं जबकि उसका शासन योग्य, कुशल, ज्ञानी एवं निस्वार्थ दार्शनिक शासक के हाथ में हो। रिपब्लिक में प्रतिपादित शिक्षा व साम्यवादी सिद्धांतों की अंतिम परिणति एक दार्शनिक शासक के निर्माण में होती है। प्लेटो के दार्शनिक राजा के 2 सिद्धांत मान्यताओं और तर्कपूर्ण परिणाम के आधार पर हैं। पहला, आत्मा के 3 रूप। प्लेटो की मान्यता है कि मानव की आत्मा के 3 भाग होते हैं: विवेक, साहस, क्षुधा। विवेक का कार्य शासन करना होता है, साहस का कार्य रक्षा करना होता है और क्षुधा का कार्य उत्पादन करना होता है। आत्मा के इन्हीं तीनों रूपों के आधार पर उन्होंने 3 वर्ग बनाए हैं। विवेक दार्शनिकता का पर्याय होता है, साहस सेना के रूप में और उत्पादक क्षुधा के रूप में होता है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विवेक किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का पूर्ण स्वामी होता है, ठीक उसी प्रकार विवेक के प्रति दार्शनिक को भी आदर्श राज्य का शासक होना चाहिए। वहीं दूसरा, सद्गुण ही ज्ञान है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा की दूसरी विशेषता बताई है और कहा है कि सद्गुण ही ज्ञान है। संसार में जो कुछ भी सत्य है उसका नाम तर्क संगत विवेक से हो सकता है। यह सत्य वास्तविकता है। चाहे कोई व्यक्ति इसके बारे में कुछ भी सोचे, उसकी अनुभूति होनी चाहिए। मनुष्य जो जानता है, जिसे सत्य का ज्ञान है, वही सद्गुणी होता है। इसलिए उसे ही शासन करना चाहिए। उसका ज्ञान ही उसे शक्ति का अधिकारी बनाता है। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के गुण बताए हैं, जिसमें प्रमुख गुण इस प्रकार हैं। पहला, विवेक का प्रेमी। प्लेटो क्या मानना है, शासक को विवेकशील होना चाहिए, उसे शिव के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए वह मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य और कार्यों से परिचित होता है। मैक्सी के अनुसार एक सच्चा दार्शनिक ज्ञान से प्रेम रखता है, न कि किसी मत से वह क्रोध, घृणा और संकीर्णता, द्वेष और स्वार्थपरता से दूर रहता है। दूसरा गुण उन्होंने जो बताया है
वह है सत्य का अनुगामी। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि राजा को सत्यभाषी होना चाहिए, सत्य पे चलना चाहिए। दार्शनिक राजा सत्य का अनुगामी होता है। उसके मस्तिष्क में निंदा, अविश्वास, झूठ, फरेब, धोखा आदि के विचार नहीं आते हैं। वह हमेशा प्रशंसा और विश्वास की बात करते हैं। प्लेटो का ये मानना है कि झूठ के विचार से शासकों में घृणा होती है। तीसरा गुण जो उन्होंने बताया है वह न्याय का प्रेमी। प्लेटो का ये मानना है कि राजा को न्याय प्रेमी होना चाहिए। आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा न्याय का प्रेमी होता है। न्याय का अभिप्राय अपने अपने कार्यों की पूर्ण रूप से पालना और निश्चित कर्म विभाजन होता है। दार्शनिक राजा इस बात पर ध्यान देते हैं कि राज्य के दो वर्ग, सैनिक व उत्पादक वर्ग, अपने अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करें ताकि न्याय की व्यवस्था हो सके। कर्म विभाजन व कर्म का सिद्धांत केवल सैनिक व उत्पादक वर्ग पर ही निर्धारित होता है। चौथा गुण जो उन्होंने राजा में बताया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है और उसमें राजा को उन्होंने निस्वार्थी बताया है। उनका मानना है कि दार्शनिक राजा का निस्वार्थी होना बहुत जरूरी है। उसके पास संपत्ति व परिवार नहीं होता है। वह कंचन और कामिनी के मोह से मुक्त होता है। सर्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। उसे विवाह करने का व परिवार रखने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। वहीं पांचवा गुण उन्होंने बताया है आत्मनियंत्रण। प्लेटो का ये मानना है कि दार्शनिक राजा का सर्वोच्च गुण आत्मनियंत्रण का होता है। उसे कोई निर्देश व आदेश नहीं देता है। वह अपने जीवन और शासन का संचालन स्वयं करने की क्षमता रखता है। वह इतना आत्मनियंत्रित होता है कि वह किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रखता है। छठा गुण उन्होंने जो बताया है वो सबसे महत्वपूर्ण है स्मरण शक्ति, यानी कि राजा की याददाश्त बहुत अच्छी होनी चाहिए। उन्होंने बताया है कि दार्शनिक राजा का एक गुण है कि उसकी स्मरण शक्ति तीक्ष्ण होनी चाहिए। वह किसी भी व्यक्ति के लिए दार्शनिक राजा का अर्जन तभी संभव है जबकि उसके पास अच्छी स्मरण शक्ति। अगर उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी तो वह काफ़ी कार्यों को बहुत ही सुगमता से, सरलता से जनहित में करेगा, ऐसा उनका मानना है। और सातवां जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो सभी में होना चाहिए। उनके अनुसार राजा का शांत स्वभाव होना चाहिए। नेटलशिप ने कहा है कि सच्चे दार्शनिक को स्वभाव से शांत होना चाहिए। वह शांति के साम्राज्य में निवास करता है। प्लेटो का ने कहा है कि दार्शनिक शासक का स्वभाव शांत होना चाहिए। प्लेटो ने दार्शनिक शब्द को जिस अर्थ में प्रयोग किया है वह इस अर्थ से सर्वथा भिन्न है जिसे हम बोलचाल की भाषा में ग्रहण करते हैं। प्लेटो ने दार्शनिक शब्दावली को नवीन अर्थ प्रदान किया है। वहीं दार्शनिक राजा के उन्होंने प्रमुख कर्तव्य बताए हैं, जिनमें सबसे पहला कर्तव्य है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपे और यह देखे कि उसका संपादन ठीक से हो रहा है अथवा नहीं। दूसरा उन्होंने कर्तव्य बताया है राजा का कि दार्शनिक शासक का दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि भावी शासकों की शिक्षा का उचित प्रबंध व संचालन करें। उन कविता, नाटकों, कला व साहित्य का प्रतिबंध लगा दिया जाए जो अनैतिकता की बात करते हैं। तीसरा कर्तव्य उन्होंने बताया है कि दार्शनिक शासक का तीसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि वे धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करें। दार्शनिक शासक समस्त धार्मिक विश्वासों को अपने राज्यों के लिए विश्वास की एक नियमावली बनाए। प्लेटो ने दार्शनिक शासकों पर प्रतिबंध लगाए हैं
उसकी शक्ति पूर्ण रूप से अमर्यादित है। वह ना तो जनता द्वारा चुना जाता है और ना ही जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। वह लोकमत, रीति रिवाज व कानून के बंधनों से पूर्णतः मुक्त होता है। प्लेटो के आदर्श राज्य में लोकमत व कानून के महत्व को स्वीकार किया है। प्लेटो की मान्यता है कि यदि कोई दार्शनिक अपने ज्ञान के आधार पर शासक बनता है तो उसे लोकमत के प्रति उत्तरदायी बनना पूर्णतया अप्रासंगिक होगा। उसे कानून में जकड़ना, नियमों में बांधना उसी प्रकार की मूर्खता होगी जिस प्रकार किसी योग्य चिकित्सक को इस बात के लिए विवश करना कि वह ग्रंथ देखकर ही दवा लिख दे। प्लेटो दार्शनिक के स्वतंत्र विवेक में विश्वास करते हैं। सैबाइन ने लिखा है, रिपब्लिक का वास्तविक महत्व स्वतंत्र बुद्धि का महत्व है। वह स्वतंत्र बुद्धि ना तो रूढ़ियों से मर्यादित होती है न मनुष्यों की गुणवत्ता से। प्लेटो ने दार्शनिक राजा के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, राज्य में धन और निर्धनता के प्रवेश को रोकना। दूसरा, राज्य की सीमा की वृद्धि या कमी को रोकना। तीसरा, न्याय प्रशासन को कायम रखना। चौथा, शिक्षा पद्धति को बनाए रखना। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का जो दार्शनिक राजा का कॉन्सेप्ट है, जो विचारधारा है, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे ये चाहते हैं कि दार्शनिक राजा सभी चीज़ों से ऊपर उठ करके केवल जनता के हित में कार्य करे, जनता को की भलाई के बारे में सोचें और जनता का ही कल्याण उसके लिए सर्वोपरि हो। प्लेटो का आदर्श राज्य भी सिद्धांत और व्यवहार की उलझनों में उलझ रहा है। वहीं प्लेटो द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक शासक की अवधारणा से अभिप्राय यह है कि शासन करना एक कला है। शासक वही व्यक्ति होना चाहिए जो इस कला का कुशल ज्ञाता हो, विशेषज्ञ हो। दार्शनिक शासक से तात्पर्य ज्ञानी पुरुषों के शासन से है। प्लेटो के अनुसार नगर राज्य रोगग्रस्त थे। शासन की बागडोर अज्ञानी और राजनीतिक स्वार्थी लोगों के हाथों में थी। अतः राज्य के उत्थान हेतु विवेक की प्रभुता, दार्शनिकता, वैज्ञानिकता और विवेकपूर्ण मार्ग पर पढ़ने के लिए प्लेटो ने दार्शनिक शासक की कल्पना की है। इस प्रकार हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि प्लेटो का दार्शनिक राजा उनके हिसाब से एक संपूर्ण राजा है और वह उसके द्वारा ही शासन कराना चाहते हैं।